मच। हाँ जी, तो पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अब तक हमने क्या पढ़ा है। तो हमने आचार्य कणाद से बात स्टार्ट की थी कि एटम की डिस्कवरी किसने की थी, आचार्य कणाद। मैं इतनी बार रिवाइज करा दूंगा कि बेटा आप सोते सोते बोलोगे कि मम्मी पूछे ही क्या हुआ, नो ऐसे नहीं, बस याद कर रहे थे। ठीक है, तो आचार्य कणाद ने इसकी डिस्कवरी की थी एटम की। फिर उसके बाद जॉन डाल्टन है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या कहता है कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है। डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होते हैं और कोई भी कंपाउंड्स जब बनेगा तो एटम फिक्स रेशो में कंबाइन होंगे। और फोर्थ, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम होता है उनका रीअरेंजमेंट या रीऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। एटम खुद डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ना खुद क्रिएट होगा। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था सबएटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सबसे पहले पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसने की थी, जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन से मिलकर कौन सी रेस का फॉर्मेशन होता है, कैथोड रेस। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, स्ट्रेट ट्रेवल करती हैं। सेकंड पॉइंट, उन मेटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी है क्योंकि पैडल व्हील को वो रोटेट कर देती हैं। थर्ड पॉइंट, इनविजिबल होती हैं, तो उनको विजिबल करने के लिए क्या करते हैं, फ्लोरेसेंट मटेरियल और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग कर देते हैं, जिंक सल्फाइड। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में ये डेविएट होती है। और इसके बाद अगर हम इनकी बात करें कि क्या इनकी जो नेचर है वो गैस पे या मेटल के इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करेगी, नहीं करती। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था चार्ज टू मास रेशो, जिसको हम स्पेसिफिक चार्ज के नाम से भी जानते हैं। तो कैथोड रेस के लिए या इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी वैल्यू आती है, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी इसकी वैल्यू आती है। फिर ये भी जे थॉमसन ने फाइंड करी थी। फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, वो किसने फाइंड किया था, मिलीकन ने, आर.ए. मिलीकन। वो पूरा एक एक्सपेरिमेंट है कि ऑयल लेंगे, एटमाइजर लेंगे, ऑयल ड्रॉपलेट आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऑयल ड्रॉपलेट नीचे की तरफ गिरेगी, 2 फोर्स ऊपर लगेंगे, 1 फोर्स नीचे लगेगा। ऊपर लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स है और विस्कस फोर्स। और नीचे लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। जब ऑयल ड्रॉपलेट रुक जाएगी, रुकेगी क्यों, क्योंकि हम एक फोर्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं, वो है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एडजस्ट करके इलेक्ट्रिक फोर्स को एडजस्ट करेंगे और इस तरीके से मेंटेन करेंगे ऑयल ड्रॉपलेट एक जगह रुक जाए। जैसे ही रुकेगी एक फोर्स हमारा गायब हो जाएगा, कौन सा है, विस्कस फोर्स। 2 फोर्स को बैलेंस करके वहां से इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लेंगे, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, इसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड किया था, चार्ज और चार्ज टू मास रेशियो को डिवाइड करके, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। फिर इसके बाद आता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन जिस रेस से मिलकर बनता है वो एनोड रेस, मतलब प्रोटॉन जिस रेस का फॉर्मेशन करेगा वो एनोड रेस होंगी। एनोड रेस को वैसे गोल्डस्टाइन ने पहले बताया था, लेकिन प्रोटॉन से मिलकर जो एनोड रेस बनती है वो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के बारे में बताया था रदरफोर्ड। प्रॉपर्टीज इनकी भी कैथोड रेस की तरह ही है, बाकी चार्ज वाली प्रॉपर्टी अपोजिट है, बाकी जो प्रॉपर्टी वो सेम है। एक प्रॉपर्टी बचती है नेचर वाली। तो क्या एनोड रेस नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है, क्योंकि जैसे जैसे आप गैस चेंज करेंगे आयन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद पढ़ा तुमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, किसने की थी, जेम्स चैडविक। तो इसमें एक सिंपल रिएक्शन देखनी है हमें कि बेरिलियम की थिन शीट पर अगर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराते हैं तो एक कार्बन का एटम बन जाएगा और एक अननोन पार्टिकल बनेगा जिसको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि इस पर चार्ज कैसा होता है, 0। ठीक है, फिर इसके बाद हमने अल्फा पार्टिकल देखा था कि He+2 को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद अब टाइम पर एटॉमिक मॉडल दिए गए हैं 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन ये था कि एटम स्टेबल क्यों होता है, प्रूव करो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अरेंजमेंट से प्रूव करके बताओ कि एटम स्टेबल क्यों होता है। सेकंड पॉइंट, हर एक एटम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग क्यों होती है। थर्ड पॉइंट, एटम आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल क्यों बना लेते हैं। जब एटम स्टेबल है तो एटम आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल क्यों बना ले रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, हर एक एटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करता है और रिलीज भी करता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा एटम में ऐसा क्या चल रहा है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर लेता है और रिलीज भी करता है। इन चारों क्वेश्चन का आंसर देने के लिए टाइम पर मॉडल दिए गए हैं। पहला मॉडल क्या है, जे थॉमसन मॉडल, और एक नाम है उसका वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल। वो कहता है कि जो
मास है इलेक्ट्रॉन का, जो एटम का मास है पूरे एटम के अंदर यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, जैसे कि वाटरमेलन के अंदर फैला होता है। जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिव है और जो उसकी सीड्स हैं वो क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन। ऐसा बोला था जे थॉमसन ने। लेकिन ये मॉडल को गलत किसने प्रूव किया था? रदरफोर्ड ने पहले एक्सपेरिमेंट कराया, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, वहां से ये गलत प्रूफ हुआ। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के 4 ऑब्जर्वेशन है और 4 ही कंक्लूजन है। 4 ऑब्जर्वेशन ये है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं, जो प्रूव करता है कि एटम का मैक्सिमम पार्ट बिल्कुल खाली होता है। सेकंड पॉइंट ये कि बहुत फ्यू पार्टिकल्स हैं जो स्मॉल एंगल से डेविएट होते हैं, जो ये प्रूव करता है कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो छोटी सी स्पेस में रखा गया है। फिर थर्ड पॉइंट कि 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा होता है जो 180 डिग्री के एंगल से बाउंस बैक होता है। अगेन ये पॉइंट प्रूव करता है कि पॉजिटिव चार्ज बहुत कम स्पेस में है। फोर्थ पॉइंट कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो डेविएशन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। फिर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, यहीं से हमने कल बात स्टार्ट की थी। रदरफोर्ड का मॉडल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है एक फिक्स सर्कुलर पाथ में, जैसे कि सोलर सिस्टम होता है कि अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ। उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और उन्होंने बोला कि जहां प्रोटॉन रहते हैं उसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया था, और न्यूक्लियस का साइज बहुत कम होता है। एक कंपैरिजन मैंने कल आपको बताया था, फुटबॉल ग्राउंड मान लो एटम, और फुटबॉल ग्राउंड के अंदर रखी हुई फुटबॉल को मानो आप न्यूक्लियस, इतना फर्क होता है। और कल हमने वो भी निकाला था कंपैरिजन वॉल्यूम का कितना फर्क आ रहा था। तो एटम ऑफ वॉल्यूम का एटम है 10⁻15 टाइम्स आ रहा था वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। इतने ज्यादा गुना बड़ा होता है एटम विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, और एटम खुद इतना छोटा होता है, तो सोचो न्यूक्लियस कितना छोटा होता होगा, है ना। फिर इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल के बाद हमने पढ़ा था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उससे पहले हमने पढ़ा था कि फोर्स चार्ज, जो फोर्स लगता है चार्ज की वजह से आपस में जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला K(Q1Q2)/r²। फिर पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी K(Q1Q2)/r, और फिर पढ़ा था क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कौन से अल्फा पार्टिकल के लिए हमने इसको डिफाइन किया था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? जो साइड से निकलेंगे, जब 180 डिग्री से बाउंस बैक होंगे, जो 180 डिग्री से बाउंस बैक होंगे। लॉजिक ये कहता है कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी से वो चला होगा, जब वो पोटेंशियल एनर्जी उस पर लगना स्टार्ट हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो इनिशियल जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी उस पॉइंट पे वो सबके सब पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी। तो दोनों को बराबर रख के हम क्वेश्चन को क्या कर देंगे? सॉल्व। मतलब काइनेटिक एनर्जी को किसके बराबर रखना है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी K(Q1) कितना होगा? 2e, अल्फा पार्टिकल का चार्ज, और एटम का चार्ज क्या होगा? Ze/r। r² आएगा कि r आएगा? r² तो फोर्स में आता है, तो ये होगा r मिनिमम। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या चीज कांस्टेंट है? क्या अल्फा पार्टिकल का मास कांस्टेंट रहेगा? इस क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहे हैं अब हम। क्या अल्फा पार्टिकल का मास कांस्टेंट होगा? तो ये तो कांस्टेंट है। 1/2 भी कांस्टेंट है, ठीक है। क्या 2e भी कांस्टेंट होगा? अल्फा k भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है। क्या एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है? बिल्कुल है। पहले एटॉमिक नंबर कितना था? Z, अब कितना कर दिया? 2Z। तो यहां से जो वेरिएबल चीजें निकल कर आ रही हैं वो आ रही हैं v², क्योंकि सारे कांस्टेंट को हटाओगे तो प्रोपोर्शनल लगा दो, तो क्या क्या बचेगा? Z बचेगा अपॉन R मिनिमम बचेगा। इसने क्या पूछा? R पूछा है, मतलब R मिनिमम जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? Z अपॉन v²। इस फॉर्मूले को अगर मैं दो कंडीशन के लिए लगाऊं तो क्या लगाऊंगा? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, तो Z1 तो प्रोपोर्शनल में है, तो Z1 क्या लगेगा? Z1 अपॉन Z2, और वेलोसिटी जो है वो इनवर्स है, तो ये क्या लगेगा? V2 अपॉन V1 का स्क्वायर। यहां से एक फॉर्मूला बना दिया दो कंडीशन के लिए, ठीक है। जरा वैल्यू भरना। पहली रेडियस कितनी दी हुई है? R1 की वैल्यू कितनी भरोगे? R। R2 हमें फाइंड करना है। अच्छा, पहला एटॉमिक नंबर कितना है? Z। दूसरा Z2 कितना है हमारा? 2Z, ठीक है, इनटू v²। सेकंड वेलोसिटी कितनी है? 4v0, और v1 कितना है? v0 का स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व करो, z कैंसिल आउट, v0 कैंसिल आउट, तो r अपॉन R2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 16/2, ये हो जाएगा 8। तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r अपॉन 8। देखो ये आ रहा है क्या? तो जिसने सॉल्व नहीं किया था वो नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
उसमें थोड़ी बहुत पोटेंशियल एनर्जी तो फिर भी बची जी, आपने कहा था जितनी काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है उतनी रिटेन नहीं कर सकता दोबारा। नहीं, जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वहां बाकी पूरी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर अब वो वापस जाना स्टार्ट करेगा, तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी घटना शुरू हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। मैंने आपसे ये पूछा था कि वो उतनी जितनी स्पीड से आ रहा था उतनी स्पीड थोड़ा रिटेन कर पाएगा दोबारा। नहीं, वो अगर कहीं पे लॉस नहीं हुआ तो हम मानेंगे कि रिटेन कर लेगा। हम बाकी सारी चीजें आइडियल थोड़ी लेके चलते हैं, हम बाकी सारी चीजें जो है नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना, आइडियल चीज लेके चलेंगे, मतलब हम मानेंगे इतनी गेन कर लेगा। करो उसको नोट सॉल्यूशन फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक जेई मेन का क्वेश्चन कर लें, जेई मेन का 2021। तो पहला जेई का क्वेश्चन आ रहा है, तो आज हम आईआईटी के अंदर जा रहे हैं और नीट का भी क्वेश्चन करेंगे। आईआईटी के क्वेश्चन पहली बार हम करेंगे, नीट के भी करेंगे। बायो वाले भी तो है ना बच्चे, नीट वाले भी है ना, नहीं है कोई भी? हाँ, तो पहले जेई मेन के कर ले। जेई मेन और नीट तो लगभग सेम ही है ना। ये हटा दें क्या? हाँ जी, हटा दे इसको। चलो ये वाला करके बताओ। अभी अभी रुको, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। चलो लिख लो, क्वेश्चन में मिल नहीं रहा है, अभी देखना पड़ेगा। इसको लिख लो, लिखो, लिख लो उसको। जेईई मेन 2021 का है। इफ द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, इफ द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम was correct, if the Thomson model of atom was correct, then the result of Rutherford gold foil experiment
then the result of Rutherford gold foil experiment would have been, then the result of Rutherford gold foil experiment would have been, फर्स्ट ऑप्शन लिखो, पहला ऑप्शन क्या है? all alpha particles, पहला ऑप्शन लिखो, all alpha particles pass through the foil, pass through the foil, all alpha particle pass through the foil without decrease in speed, without decrease in speed. सेकेंड ऑप्शन लिखो, alpha particles are deflected, alpha particles are deflected over a range of wide angles, over a range of wide angles. थर्ड ऑप्शन लिखो, all alpha particles get bounced back by 180 degree, all alpha particle get bounced back by 180 degree. and last fourth option लिखो, alpha particle pass through the foil, alpha particle pass through the foil deflected by small angles, deflected by small angles and with the reduced speed, and with the reduced speed. चलो सॉल्व करो, जेईई मेन 2021 2021 का, इस पे लिख लेना। आप आराम से सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं आराम से यहीं पे हूं। सिंगल करेक्ट है, सिंगल करेक्ट है, सिंगल चॉइस। बताओ भाई, सी आएगा? आराम से सोचो, कोई बात नहीं। बताओ भाई, इधर से आवाज नहीं आ रही, उधर से आवाज आ रही है सारी। बताओ पहला ऑप्शन क्या है, पढ़ना जरा। ये कह रहा है कि अच्छा, ये कह रहा है कि अगर थॉमसन मॉडल सही होता और फिर हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करते तो क्या होता, ये कह रहा है, ये तो कह रहा है। और थॉमसन मॉडल क्या है कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, पूरे एटम में फैला हुआ है। अरे भैया ये तो है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसमें धसे हुए हैं। ये है थॉमसन मॉडल, है ना। पहला ऑप्शन पढ़ो जरा, क्या है पहला? ऑल अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल विदाउट डिक्रीज इन स्पीड। कह रहा कि सारे अल्फा पार्टिकल क्या जितने भी हैं डिक्रीज स्पीड के साथ, बिना स्पीड के डिक्रीज हुए पास हो जाएंगे। अच्छा, पहली बात तो ये, अभी हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ा था, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल पास जाता है तो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, तो वो तो सामने वाले की बात थी, लेकिन जो साइड वाले होंगे तो कम तो उनकी भी होगी। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है कि स्पीड तो देखो घटेगी, चाहे थॉमसन मॉडल हो चाहे रदरफोर्ड मॉडल हो, स्पीड तो घटेगी। जबकि ये कह रहा कि कुछ नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड पढ़ते हैं अब। सेकंड क्या बोल रहा है? अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड और अ रेंज ऑफ वाइड एंगल्स, मतलब एक ज्यादा एंगल से डेविएट होंगे। एक ये बात कह रहा कि ज्यादा एंगल से डेविएट होंगे। तो अभी इसको पढ़ते हैं, पहले थर्ड पढ़ लेते हैं। पहले जो गलत है क्लियर कट दिख रहे हैं पहले उनको काटो, थर्ड वाला पढ़ना। ऑल अल्फा पार्टिकल गेट बाउंस्ड बैक 180 डिग्री।
भाई आप मुझे बताओ, जो अल्फा पार्टिकल यहां से जाएगा वो 180 से वापस होगा, वो तो फिर ऐसे जाएगा। चलो हम यहां से मान सकते हैं, यहां से हो जाए, यहां से हो जाए, लेकिन जो यहां से जाएगा तो वो थोड़ी ना 180 डिग्री बाउंस हो जाएगा। जहां ऑल लग जाए वहां तो बहुत गड़बड़ वाली बात है, मतलब सारे पार्टिकल थोड़ी हो जाएंगे। गोल्ड फॉइल में तो 3-4 आइटम थे ना, क्या? गोल्ड फॉइल के साथ तो 3-4 आइटम थे। हाँ, तो क्या सारे 180 डिग्री से बाउंस होंगे? सारे थोड़ी हो जाएंगे भाई। सारे, चाहे एटम पूरे, चाहे पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ हो, जो किनारे से जाएगा ये भी 180 से हो जाएगा, ये तो नहीं होगा ना। तो थर्ड भी क्या हो गया हमारा? गलत। अब बचता है सेकंड एंड फोर्थ। अब देखो सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड में क्या है? ज्यादा एंगल से डेविएट होंगे, और फोर्थ में क्या है? स्मॉल एंगल से डेविएट होंगे, और स्पीड भी क्या होगी? कम। अच्छा ये बात तो ठीक है, स्पीड जो है कम हो जाएगी। स्पीड कम क्यों होगी? ये तो हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में सीखा कि जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल पास जाते हैं स्पीड तो घटती है। अब बात आती है स्मॉल एंगल्स की और वाइड एंगल्स की, मतलब स्मॉल एंगल से होंगे डेविएट या वाइड एंगल से होंगे, ज्यादा एंगल से डेविएट होंगे। अगर यही एटम हम रदरफोर्ड माने तब पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? इसी एटम को अगर मैं रदरफोर्ड में ले जाऊं तो चार्ज कहां जाएगा? सारा न्यूक्लियस में। तो मान लो ये कोई भी एटम है, गोल्ड फॉइल है, गोल्ड वाला एटम है, तो गोल्ड में 79 प्रोटॉन होते हैं, तो 79 प्रोटॉन पूरे एटम में फैलोंगे अगर थॉमसन मॉडल ठीक है, और वही 79 प्रोटॉन न्यूक्लियस में होंगे अगर रदरफोर्ड वाला मॉडल ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड बताओ कहां पर है? ज्यादा कंसंट्रेटेड कहां पर है? रदरफोर्ड। मतलब यहां से जो डिफ्लेक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेटेड चार्ज पावर उसकी ज्यादा होगी, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। ये चार्ज फैला हुआ तो है, लेकिन इस चार्ज की डेंसिटी उस वाले से कम है, क्योंकि वही 79 प्रोटॉन को फैला दिया है, और उसी 79 प्रोटॉन को एक छोटे स्फीयर में रखना, तब पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे, तब रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। मतलब यह डिफ्लेक्शन तो होगा, लेकिन कितने एंगल से होगा? स्मॉल एंगल से होगा। मतलब ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर, कि स्पीड भी घटेगी और डिफ्लेक्शन जो है वो स्मॉल एंगल से होगा, वाइड एंगल से नहीं होगा। क्या भाई, अल्फा पार्टिकल जब हम लेते हैं तो गोल्ड फॉइल में एक से ज्यादा एटम होते नहीं होते हैं, तो अल्फा पार्टिकल जहां एटम के बीच में गैप है वहां से तो जाएंगे, वहां से तो जाएंगे, लेकिन जहां एटम है वहां से नहीं जा पाएंगे। बस इतनी सी बात है। लेकिन एटम के बीच में जो गैप है वहां से तो पास होंगे, है ना? ये हो गया। चलो ये करके बताओ, तो इसका एक्सप्लेनेशन समझ आ गया ना? चलो ये करके बताओ इसका क्या आंसर होगा। लिखना नहीं है, ये थ्योरेटिकल है, बस मुझे बताओ इसका आंसर क्या लिखे। अगर गोल्ड की जगह एल्यूमिनियम यूज कर ले तो क्या दिक्कत होगी? एक तो गोल्ड में इतना डिफ्लेक्शन कम आ रहा है, जबकि गोल्ड के न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन होते हैं, एल्यूमिनियम का डमी नंबर तो 13 है, न्यूक्लियस में ओनली 13 प्रोटॉन होंगे। तो सोचो 13 प्रोटॉन का डिफ्लेक्शन तो हम ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे, तो ये दिक्कत है। बाकी हो तो जाएगा एक्सपेरिमेंट, लेकिन जब गोल्ड में ही इतना कम डिफ्लेक्शन आ रहा है तो इसमें तो बिल्कुल ना के बराबर होगा, और अगर डिफ्लेक्शन ना के बराबर होगा तो फिर एक्सपेरिमेंट करने का कोई मतलब नहीं। गोल्ड में ही 20,000 में से एक वापस आ रहा है 180 डिग्री में, जबकि न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन है, इसमें तो लाखों में से एक आएगा वापस, तो उसको ऑब्जर्व करना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए इसको यूज हम नहीं करते। तो ये तो थ्योरेटिकल था, एनसीईआरटी का 2.40। जब आप एक्सरसाइज लिखेंगे तो इसका थ्योरी फॉर्म में आंसर लिख लेना। हेड लिखो, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड के अंदर भी कमियां हैं, थॉमसन के अंदर कमियां थी, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। अब रदरफोर्ड के अंदर भी कुछ कमियां हैं, उनको और देख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, फर्स्ट पॉइंट, रदरफोर्ड का मॉडल भी बाद रिजेक्ट किया गया था। इसके बाद आएगा बोहर मॉडल, 9th में भी पढ़ा होगा बोहर। पहला पॉइंट लिखें, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल।
एक तो मैक्सवेल वो नहीं, एक तो वो है ऑस्ट्रेलिया का जो है ना, ग्लेन मैक्सवेल, वो नहीं, ये मैक्सवेल दूसरे हैं, ये साइंटिस्ट है। तो ये जो मैक्सवेल थे, हाँ जी अब देखो सुनो, ये जो मैक्सवेल थे इन्होंने ये कहा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा वो रेडिएशन को एमिट करेगा। इतनी बात बोली थी इन्होंने, मैक्सवेल ने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसको मैक्सवेल थ्योरी के नाम से जाना जाता है, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये बोलते हैं जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कोई भी चार्ज या कोई और अल्फा पार्टिकल हो, उसको अगर आपने एक्सेलरेट किया तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। एक थ्योरी है, अब क्यों करेगा, कैसे करेगा, हम उस थ्योरी में नहीं जाना चाहते, हम तो उस थ्योरी को यूज करेंगे इसमें। तो पहले ये थ्योरी का पॉइंट लिख ले, फिर इसका ड्रॉबैक देखेंगे। पहला पॉइंट लिखें, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, if a charge particle, according to Maxwell theory, if a charge particle moves under acceleration, moves under acceleration, if a charge particle moves under acceleration, it emits energy, it emits energy, ये एनर्जी एमिट करेगा। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अब देखो ये पॉइंट रदरफोर्ड के मॉडल पे लगाते हैं। रदरफोर्ड क्या कहता है, सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व करेगा, तो भले ही स्पीड कांस्टेंट हो, लेकिन सर्कल में अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या एक्सेलरेशन होगा, नहीं होगा। फिजिक्स में हमने पढ़ा है, भले ही आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराएं तो सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन फिर भी होता है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी ये कहती है मैग्नीट्यूड चेंज करो या उसकी डायरेक्शन चेंज करो, चेंज हो जाएगी। तो क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज करेगा बार बार, तो इसमें एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन अगर होगा तो क्या ये अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी एनर्जी एमिट करेगा, और अगर इसकी एनर्जी कम हुई तो इसका फायदा कौन उठाएगा, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस तो इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा ही रहा है, अगर इसकी थोड़ी भी एनर्जी कम हुई तो ये तुरंत अपनी पकड़ कर, आप इसको अपनी तरफ पकड़ कर खींचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। अच्छा, एकदम से तो न्यूक्लियस के पास नहीं जाएगा क्योंकि ये मूव कर रहा है, तो ये घूमता घूमता जाएगा स्पाइरल पाथ में, यानी कि इसको ऐसे चले जाना चाहिए, ऐसे चले जा, धीरे धीरे जाके कहां गिर जाएगा ये, न्यूक्लियस। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, एटम तो स्टेबल होते हैं। तो अगर मैक्सवेल की थ्योरी लगाई जाए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पे, तो ये इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता, एनसीईआरटी में टाइम लिखा हुआ कि सिर्फ इतना ही टाइम लेगा, 10⁻⁸ सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड का से भी कितना कम है, देखो इतना ही टाइम लगेगा एटम को खत्म होने में। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में चला गया तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करके एटम को खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा होता थोड़ी है, दुनिया के सारे एटम स्टेबल होते हैं, कुछ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना, लेकिन एटम तो एग्जिस्ट करते हैं ना। तो इसका मतलब रदरफोर्ड में भी कुछ कमी है, वो आगे जाके बोहर उसको ठीक करेंगे। तो पहले ये डायग्राम बनाएंगे, फिर पॉइंट लिखेंगे। एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हैं क्या, या पहले दिन ही की थी? कौन सी? इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, वो एडवांस का टॉपिक था, जी एडवांस का। तो एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी में बता दूं, इसमें जी एडवांस की बहुत सारी चीजें नहीं है, तो हम कुछ चीजें ऐसी करेंगे जो एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगी। तो ये मान के चल रहा हूँ वो जी एडवांस की है, ठीक है, सारी चीजें नहीं मिलेगी एनसीईआरटी में। हाँ, उसके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हम इसको यहीं पे करा देंगे, या फिर जो शीट मिलेगी उसमें मिल जाएंगे आपको, मॉड्यूल जो मिलेगा। तो मॉड्यूल इतना मिल जाएगा आपको, जो है टाइम नहीं मिलेगा। अभी तो आप फ्री हो क्योंकि मॉड्यूल नहीं, मॉड्यूल मिल गए, अच्छा मॉड्यूल मिल गए, ठीक। तो मैं बता दूंगा कहां तक आपको करना है। मॉड्यूल लाया कोई है, किसी के पास दिखाओ।
हाँ ये एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसमें एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 में एक हेडिंग है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एक्सरसाइज 1 के 4-5 क्वेश्चन उसमें दिए हैं, एक्सरसाइज 2 में 4-5 दिए हैं, तो वो कर सकते हैं अभी के लिए, अभी इतना ही हुआ है तो अभी के लिए वो कर सकते हैं। 5-10 क्वेश्चन हो गए इसमें, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 में लिखा हुआ है ऊपर डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो उसके 5-5 क्वेश्चन दिए वो कर सकते हैं। इसमें लिखो जरा, अभी इतनी चीजें आ जाएंगी, बहुत हो जाएगा अभी, लेकिन चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ने दो, न्यूमेरिकल पार्ट अभी आया नहीं है ज्यादा। लिखो इन रदरफोर्ड मॉडल, इन रदरफोर्ड मॉडल द इलेक्ट्रॉन मूव्स विद एक्सेलरेशन, द इलेक्ट्रॉन मूव्स विद एक्सेलरेशन, so it must emit energy, so it must emit energy regularly, so it must emit energy regularly, due to which its energy should decrease continuously, so the electron should decrease continuously, so the electron should collapse, into the nucleus, following a spiral path into the nucleus, but it does not happen, and Rutherford could not explain it, रदरफोर्ड से पूछा गया कि भैया ऐसा तो नहीं होता, तो उन्होंने मना कर दिया कि भैया हमें नहीं पता, कहीं और जाके पूछो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लास्ट पॉइंट। और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, ये भी वो नहीं बता पाए थे, है ना। आपने 10th में पढ़ा होगा ना 2 8 2, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं बता पाए थे वो, ये बोहर ने बताया था। तो लिखो दिस मॉडल ऑल्सो अनेबल, थर्ड पॉइंट, दिस मॉडल ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन, दिस मॉडल was also unable to explain the electronic structure within the atom, ठीक है। अब नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे, लेकिन उसके बीच में कुछ पॉइंट, कुछ हेडिंग है छोटी छोटी, फटाफट हेडिंग लिखो। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो कोई भी सिंबल एलिमेंट का ए है, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो नीचे लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर है और जो ऊपर लिखा होता है वो मास नंबर है। तो ये हमारा है मास नंबर और ये है हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर को आप डिफाइन कैसे करेंगे, अभी नोट मत करो, पहले देख लो। Z जो होता है वो एटॉमिक नंबर होगा और एटॉमिक नंबर को आप डिफाइन कैसे करेंगे, क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वो एटॉमिक नंबर होंगे या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे एक बात आपको जरूर लिखनी पड़ेगी, इन न्यूट्रल एटम, क्योंकि अगर
एटम में से तो इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं ना, लेकिन प्रोटॉन नहीं निकाल सकते आप। तो प्रोटॉन में नहीं लिखी हमने बात, इलेक्ट्रॉन में लिखी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होने पर एटॉमिक नंबर थोड़ी बदल जाएगा, तो इसलिए लिखा है न्यूट्रल एटम। मतलब अगर न्यूट्रल का मतलब अभी हमने कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किया है और उसमें ऐड भी नहीं किया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड भी किया जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है। तो ये तो हो गया एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन। मास नंबर की डेफिनेशन, मास नंबर क्या होता है? ए, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को मिला के बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इनको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह क्या एटॉमिक नंबर लिख सकता हूं Z, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो आएगा ही आएगा। तो अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हो तो क्या करेंगे बोलो? मास नंबर A में से क्या माइनस कर देंगे? Z। लिखो, सिर्फ यही डेफिनेशन है, बाकी इसकी क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट अब हम, क्योंकि इसकी डेफिनेशन जो है 9th 10th में हम पढ़ लेते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसके क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट। ये Z में ऐसे बना, वरना वो कभी कभी 2 लगता है फिर, तो इसलिए ऐसे कट कर देते हैं इसको। ये बुक में ऐसे लिखा जाता है, फॉरेन राइटर की बुक देखोगे ना तो Z ऐसे लिखते हैं, वरना वो फिर 2 लगता है, 2 में कंफ्यूजन होता है कि कहीं 2 तो नहीं है, जब इसे कट कर दें तो फिर Z हो जाता है। तो बुक में ऐसे लिखा होता है फॉरेन राइटर की, तो उसी को फॉलो कर लेते हैं। इसको लिखते होंगे। अब भाई देखो भाई, मैथ्स तो हमारा एरिया है नहीं, तो हमें पता भी नहीं उसके बारे में। हो गया नोट? हटा दे इसको। हो गया नोट? ये करेंगे पहले, चलो करके बताओ। हो जाएगा? हो जाएगा नहीं? सिंपल है। तो प्रोटॉन कितना आगे, इलेक्ट्रॉन कितना आगे, न्यूट्रॉन कितने आगे? चलो बहुत बढ़िया। ये अभी रहने दो, ये बताओ। ये एनसीईआरटी का है। प्रॉपर सिंबल बताना क्या होगा? प्रॉपर सिंबल बताओ। एटॉमिक नंबर, मास नंबर। प्रोटॉन 16 दिए हैं, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? 16 किसका होता है? तो 16 सल्फर, तो ये आ गया। मास नंबर कैसे निकालेंगे? 34 आएगा, 32। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है,
और अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं तो -2 चार्ज लगेगा। तो प्रॉपर सिंबल क्या हो जाएगा, ये होगा प्रॉपर सिंबल 16 सल्फर 32 -2, ये होगा कंप्लीट सिंबल जो हमारा होगा। ठीक है, हो जाएगा। ये भी एनसीईआरटी का है। ये बताओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता। ठीक है, क्या इसको नोट करने की नीड है? ये बताओ, अभी इसे रहने दो, ये रहने दो, अभी ये भी हमने अभी नहीं पढ़ा। ये अभी रहने दो, अभी नहीं पढ़ा नहीं हमें। ये बताए, ये एनसीईआरटी का है, लिख लेना 2.42, इसको सॉल्व करो। चलो, ये नहीं होगा देखकर, ये नहीं कर पाओगे आप देखकर, ये प्रॉपर सॉल्व ही करना पड़ेगा आपको। ये लिख लेना 2.42 है एनसीईआरटी। ठीक है, ब्रोमीन का होता है। कितना आया? नहीं हुआ, 26 नहीं आएगा। एटॉमिक नंबर
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना दिया हुआ है? 81, क्योंकि मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। फिर एक बात और दी है कि जो 31.7 मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन, कि जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन से इतने परसेंट ज्यादा हैं। मतलब न्यूट्रॉन जो हैं वो प्रोटॉन से कितना परसेंट ज्यादा हैं? वो प्रोटॉन के 37.7% ज्यादा हैं। तो जितनी भी प्रोटॉन की वैल्यू होगी, प्रोटॉन का 31.7% निकाल के उसमें ऐड कर देंगे, उतने परसेंट वो ज्यादा हो जाएगा। और इसको कैसे लिखते हैं? 31.7% को कैसे लिखेंगे? 31.7 डिवाइड बाय 100 कर देंगे। परसेंट अगर हटेगा तो ये आ जाएगा P प्लस 0.317 P, मतलब क्या आ जाएगा? 1.317 P न्यूट्रॉन। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 2 अननोन, 2 इक्वेशन क्लास 10th, यही तो है। 2 अननोन, 2 इक्वेशन क्लास 10th में ही तो है। तो आपके पास 2 इक्वेशन है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकाल सकते हैं। अच्छा, सिंबल निकालने के लिए प्रोटॉन ही तो निकालना जरूरी है, तो P की वैल्यू आप निकाल दें कितनी आ रही है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं या करूं मैं? तो P की वैल्यू बताएं, बताओ भाई। यहां आप n की वैल्यू रख दें या फिर वहां से n निकाले यहां रख दें। यहां से n बताओ कितना आएगा? 81 माइनस P, उठा के यहां पे फिल कर दें। 81 माइनस P इज इक्वल टू 1.317 P, और यह आ जाएगा 81 P प्लस 1.317 P। तो 81 कितना हो जाएगा? 2.317 P। तो P बराबर हो जाएगा 81 अपॉन 2.317। P को 81 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 40 के आसपास, ये वैल्यू 2 से ज्यादा है तो 40 से कम आएगी, अप्रोक्सीमेट 35 के समथिंग आएगी। तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 35। तो प्रॉपर सिंबल 35, आप बोलेंगे 35 होता है ब्रोमीन का, और एटॉमिक नंबर एट मास नंबर 81। तो ये पॉइंट में आएगा, लेकिन हम नियरेस्ट इंटीजर ले लेंगे। नियरेस्ट इंटीजर होल नंबर लेंगे, उसके पास का नियरेस्ट इंटीजर। तो उसके पास का नियरेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 35। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा। हम नियरेस्ट इंटीजर ले लेंगे क्योंकि प्रोटॉन जो है इंटीजर होते हैं, इसलिए यहां अप्रोक्सीमेट का साइन लगा दे रहा हूं मैं ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट, हो गए? हटा दें इसको। हाँ जी, हटा दें इसको। हो गया नोट? ये करेंगे NCERT 2.43।
करो सॉल्व इसको। क्या बता रहे हो तुम, एटॉमिक नंबर जवान? क्योंकि इसने तो सिंबल पूछा है, मुझे सिंबल बताओ क्या आएगा। पोटेशियम, ठीक है। और कोई सिंबल बताओ। इन्होंने पोटेशियम बताया, उस तरीके से सिंबल बताओ क्या होगा। पीरियोडिक टेबल याद है आपके? 20 तक याद है या पूरी याद है? 20 तक याद है। आर्गन। और कोई? ठीक, ये ठीक है आंसर, बहुत बढ़िया, गुड। क्लोरीन माइनस Cl-1 आएगा इसका सिंबल, मतलब 17 क्लोरीन 37 -1। बताओ क्या आया? निकल। अच्छा 17 आएगा ना, 17 आ रहा है क्लोरीन, ठीक। अभी मैं कराऊंगा इसको, चलो अब हम कर लेते हैं इसको। हाँ जी, मास नंबर कितना दिया है? 37। और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। कितना दिया है? 37। इक्वेशन नंबर 1 है ना। अब वो कह रहा है कि इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, जो भी ये सिंबल है उसके पास एक नेगेटिव चार्ज है। मान लो एक सिंबल है और एक -1 है, तो इसके पास इसका एटॉमिक नंबर जो भी हो, जो भी एटॉमिक नंबर हो, Z मास नंबर A, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बोलो कितने होने चाहिए? Z+1। मतलब इसका जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन से एक ज्यादा होंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? P+1, क्योंकि एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन तो बराबर ही होते हैं, है ना भैया। यहां देख लो, अब ये क्या नाम है तुम्हारा, अभी यहां देख लो। तो एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इफ द आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा है? 11.1%, मतलब न्यूट्रॉन ज्यादा है। किससे ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन P के फॉर्म में कितने हैं? P+1। तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हैं, कितना परसेंट ज्यादा है? P+1 लिखा, और P+1 का कितना परसेंट लिखोगे? 11.1%। तो एक इक्वेशन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ऊपर बनी हुई है, एक इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी। तो दो अननोन, दो इक्वेशन क्लास 10th। तो P+1 परसेंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा? 0.11। तो n इज इक्वल टू, तो P+1 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.111 P+1, है ना।
अब क्योंकि मुझे प्रोटॉन की वैल्यू निकालनी है तो यहां से न्यूट्रॉन बताओ कितना रखोगे, 37 माइनस पी, उठा के इक्वेशन नंबर 2 में फिल कर दें तो पी आ जाएगा हमारा। तो ये कितना रखोगे, 37 माइनस पी इज इक्वल टू 1.111 पी प्लस 1। तो चलो इसको सॉल्व करें और बताएं पी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.111 पी प्लस 1.111। तो ये हो जाएगा 37 माइनस 1.111 इज इक्वल टू पी प्लस 1.111 पी। तो 37 माइनस 1.111 पे हो जाएगा 2.111 पी। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37 में माइनस करना है, माइनस करने के बाद इसे डिवाइड करना और बताना कि अप्रोक्सीमेट ये 17 के समथिंग आ रहा है। देखो सॉल्व करके देखो, बताओ कितना आ रहा है। और 17 है तो बोलो 17 क्या होता है, क्लोरीन। मास नंबर कितना दिया है, 37, और चार्ज कितना है, -1। ये आ गया कंप्लीट सिंबल। करो नोट। हाँ जी क्लियर हुआ तुम्हारे, पूछ रहे थे ये सेकंड लास्ट आया समझ। अभी एक और कर लेंगे। नोट करो उसको। क्या बिना माइनस करे, क्या नहीं माइनस करा, डिवाइड में थोड़ी बहुत गलती होगी। ये कितना आएगा, ये 36 पॉइंट समथिंग ही तो है, डिवाइड करोगे तो नियरेस्ट इंटीजर 17 ही आएगा। तो ये ठीक है आ रहा है तो भाई तुक्का लगे, इसमें कुछ और वैल्यू परसेंटेज इधर उधर कर दी तो तब तो गलत हो जाएगा। ये कुछ ऐसी परसेंटेज दे रखी है आगे तुम्हारा ठीक, मान लो परसेंटेज ऐसी नहीं हुई जिसमें वेरिएशन ज्यादा है, वहां गड़बड़ हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट से ही करो, बिना कॉन्सेप्ट के क्यों कर रहे हो। हो गया नोट डाउन ये, अच्छा करो करो, करो। हो गया नोट, करो करो। हाँ जी हटा दें इसको। चलो अब थर्ड भाई सबका हो जाना चाहिए, जो थर्ड होगा हमारा है, थर्ड है ही नहीं, अच्छा दो थे। तो चलो अब हेडिंग लिखो, थर्ड नहीं है इसमें, ये सारी हेडिंग लिखो, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक।
हो गया। हाँ जी, ये तो आपने पहले पढ़े भी होंगे। बताओ आइसोटोप क्या होते हैं? क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास या मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डिफरेंट एटॉमिक मास या मास नंबर, आइसोटोप बोलेंगे। एग्जांपल 1H1, 1H2, 1H3, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम, और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। देखो सबका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर या फिर एटॉमिक मास क्या है? अलग। मास नंबर और एटॉमिक मास लगभग बराबर होते हैं। मास नंबर इंटीजर होगा, जबकि एटॉमिक मास पॉइंट पे भी आ सकता है। ठीक है, वो आगे देखेंगे, मैं आगे बता दूंगा। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल और कोई? 6C12, 6C13, कार्बन के भी 3 आइसोटोप होते हैं। क्लोरीन के 2 होते हैं, 17 क्लोरीन 35 एंड 17 क्लोरीन 37। ये वाला तो हमारा आंसर भी आया था 37 वाला, है ना। ऑक्सीजन के भी होते हैं 8O16, 8O17, 8O18। ये सब आइसोटोप के एग्जांपल है। लिखो पहले आइसोटोप लिखो, फर्स्ट आइसोटोप की डेफिनेशन। ये हो गया आइसोबार। अच्छा लिखो लिखो लिखो। आइसोबार्स बताओ क्या होते हैं? सेम एटॉमिक मास या फिर मास नंबर और डिफरेंट। कोई एग्जांपल बताओ? आर्गन एंड कैल्शियम। पोटेशियम भी लिख सकते हैं, 18 आर्गन 40 एंड 19 आर्गन 40, या फिर कैल्शियम 20 कैल्शियम 40। अप्रोक्सीमेट 40-40 होता है इनका। मास नंबर है, कहाँ लिखा? ये मास नंबर लिखा मैंने, ये पोटेशियम, ये पोटेशियम 39 पॉइंट समथिंग होता, जिसको अप्रोक्सीमेट करके 40 लिखा गया। क्या पूछ रहे हो? ये कार्बन, ये अरे 4 है भैया। एग्जाम्पल नंबर 4, काफी खतरनाक डाउट पूछा।
हटा दें इसको, फिर लिखो थर्ड लिखो आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या होंगे? एग्जाम्पल, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या 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 क्या? हाँ, ये यूरेनियम के दो होते हैं, 92 यूरेनियम 235, एक 238 होता है, और भी होते। हाँ जी, इसमें एक तो 17 क्लोरीन 37 और एक 20 क्लोरीन 40। देखना जरा न्यूट्रॉन कितने हैं, 37 माइनस 17 20, और इसमें भी न्यूट्रॉन कितने होंगे, 40 माइनस 20 20। फिर है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके एग्जाम्पल बताना, सोडियम +1 11, 12 मैग्नीशियम +2। इनके इलेक्ट्रॉन निकालना जरा, 8 ऑक्सीजन -2, 9 फ्लोरीन -1, 13 एल्यूमिनियम +3 और नियोन। देखना सबके इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे, 11 -1 10, 12 -2 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 10, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए 8 + 2 10, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया 9 + 1 10, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए 10, और इसका एटॉमिक नंबर तो 10 ही। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। हो गए? अजी तो कर लिया था हमने, ये कर सकते हैं, इसके भी एग्जाम्पल दिए थे, हो जाएगा। ये हमारा हो गया, ये भी कर लिया हमने, ये करें। ये मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। अच्छा, जो ब्रिज कोर्स में आएंगे उन्हें बताया होगा। इसे मोल कॉन्सेप्ट में कर लेंगे, चलो अभी मत करो, मोल कॉन्सेप्ट का चीज है ये। ये बताओ, चलो ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मुलेशन देखो, बना के देखो ऐसे। हाँ तो जितने बनेंगे बताओ कितने बनेंगे, बना के देखो, बना के देखो। 6 बनेंगे, 6 और कोई 16 और कोई, तो 2 तो कार्बन के हैं, 3 ऑक्सीजन के हैं,
12 बनेंगे? नहीं, ये बता रहे हैं, तो मैं तो नहीं बता रहा। देखो अब आपको कॉम्बिनेशन कैसे बनने हैं, 2 तो कार्बन का आइसोटोप है और 3 किसके हैं, ऑक्सीजन के, 16, 17, 18। तो पहले तो सिंपल वाले CO2 बनाओ, मतलब इस कार्बन के साथ इन तीनों के बनाओ, 3 तो ये बन जाएंगे। कार्बन इसके साथ बनाओ O2, मतलब कार्बन 12 वाला लेना, ऑक्सीजन कौन से लेने, 16 वाले दोनों। इसके साथ बन गया। अब इसके साथ बनाओ इसका, कार्बन O2 12, 17, ये बन गया। इसके साथ बनाओ अब इसका CO2, कार्बन 12 और ये क्या है 18, 3 ये बन गए। अच्छा, इसके भी इन तीनों के साथ 3 बनेंगे, 3 तो ये बनेंगे भाई, 3 इसके भी ना बनेंगे ना, 13 वाले के भी 3 बन जाएंगे, तो 6 तो ये हो गए। अब क्या करो, कार्बन 12, पहले दोनों ऑक्सीजन 16 वाले थे, या दोनों ऑक्सीजन हमारे 16 वाले थे। कार्बन 12 एक एटम लो 16 वाला और एक एटम लो 17 वाला, तो ये भी तो CO2 है। ऐसे निकालने कितने बनेंगे। फिर कार्बन 12, अभी 16, 17 आ गया, 17, 18 और 16, 18 बचा है अभी, तो कार्बन 17, 18, कार्बन 12, 16, 18, ठीक है। 3 ये बने, 3 ये बने, 3 ये बने, एक अभी 13 के भी लो, अब 13 के साथ लो, हाँ जी 13 के साथ क्या, वही 16, 17, 13 के साथ 17, 18, 13 के साथ 16, 18, 3 ये बन गए। और कोई पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही हो, और कोई बच रही है, तो कितने बने करो नोटिस, कोई अच्छा क्वेश्चन था। अब मॉलिक्यूलर वेट सबका निकालो, रिपोर्ट देखो, ये मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है ना, तो निकल जाएगा भाई। इसका निकालो क्या मॉलिक्यूलर वेट, इसका कैसे निकालोगे, कार्बन 12 प्लस 2 इंटू 16, 12 प्लस 2 इंटू 17 हो जाएगा। ऑल्सो लिखा है, ऑल्सो। भैया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास निकाल लोगे सबके, इसे नोट करो। फिर यहां भी 3 आएंगे, तीनों लिखना उनको 13 के साथ, 13 के साथ 13 के साथ 17, ये 13 के साथ 16, 13 के साथ 18, अच्छा एक रह गया इसमें, अभी एक कॉम्बिनेशन तो बच गया भैया। 18 हमने 2 ले लिए ना भैया, अभी 18 वाला तो रह ही गया भाई। कार्बन के साथ 16 ले लिया, कार्बन के साथ हमने 17 ले लिया, 18 वाला तो बचा है ना अभी, या हो गया वो भी, हो गया ठीक है, हो गया। नीचे लिखे कार्बन के साथ ये तीनों, फिर कार्बन के साथ हो गया वो।
तो टोटल हमारे 12 हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर वेट तो निकाल लेंगे सबका। इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? 13 + 16 + 17 ऐसे करके निकालेंगे, जो भी आ रहा हो। हो गया नोट? बताओ। प्रोटॉन? कौन सी गैसेस में प्रोटॉन ना हो? प्रोटॉन तो सब में होते हैं। हाँ हाँ, सारे एनोड रेज में। बस हाइड्रोजन ऐसी है जिसमें एक प्रोटॉन होता है, बाकी जो भी एनोड रेज होंगी उसमें सब में प्रोटॉन होंगे, लेकिन हाइड्रोजन में एक है, बाकी सब में एक से ज्यादा होंगे। जैसे ऑक्सीजन में तो 8 प्रोटॉन हो जाएंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तभी तो उनका नाम प्रोटॉन नहीं दिया हमने। उनको सिर्फ पॉजिटिव आयंस बोल रहे हैं। ये प्रोटॉन तो सिर्फ हाइड्रोजन इस गैस के लिए है ये नाम। नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं बोलेंगे, ये तो मना किया था मैंने। तब तो सिर्फ ये बोलेंगे पॉजिटिव आयन है, ये नहीं बोलेंगे ये प्रोटॉन है। ये निकाल सकते हैं, ये करें। एक ये और कर ले, लास्ट क्वेश्चन कर ले, आज यहीं तक करेंगे, ये और कर ले। यही तो पूछ रहा हूं मैं। डेंसिटी का फॉर्मूला ये लगाना, सॉल्व हो जाएगा। बस करें सॉल्व। ये मीटर लिखना, ये मीटर में दी हुई है। मीटर में नहीं, सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर में लिखना। हाँ, वो तो कन्वर्ट करेंगे। -16 होगी, 15 होगी। क्या? हाँ, सेंटीमीटर है बिल्कुल। अगर आप एसआई सिस्टम में करेंगे तो कन्वर्ट करके तो करेंगे मीटर में। वन एमयू को आप ग्राम में चेंज कर लेते हैं। 1 एमयू ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 1/Na से डिवाइड कर देते हैं। याद है Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर। किसी भी एमयू को ग्राम में चेंज करना हो तो Na एवोगैड्रो से डिवाइड कर दो। और Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो एमयू ग्राम में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं। अगर तो 19 एमयू बराबर कितना होगा? 19/Na ग्राम, मतलब डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा ना 1/Na का।
क्योंकि डेंसिटी जब हम निकालेंगे तो मास ग्राम में भरेंगे ना, किलोग्राम तो बाद में कर लो, आंसर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकाल दो। आप आंसर निकाल दे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसमें निकाल दें आंसर। स्फीयर का वॉल्यूम तो जानते होंगे, बस तो करें सॉल्व। तो इसको सॉल्व कर लेना। आंसर तो मेरे पास नहीं है, तो आप ही बताएं क्या आ रहा है आंसर। एक एटम का मास ग्राम में, वॉल्यूम ये रहा आपके पास रेडियस के फॉर्म में, डिवाइड करके आंसर डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी डेंसिटी। जो भी आ रहा हो, आंसर तो मुझे नहीं पता क्या है, सॉल्व कर रहे। चलो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम, इसको सॉल्व कर लेना कितना आया।